जहां that where you are born in India decides where you get to in life. बिल्कुल, बिल्कुल सही बात आपने कही। हाँ, it's basically quality of the worker. That's what would raise productivity, as was rightly pointed out. If people have greater level of education, greater level of skills, and when would that come? That would come when there is investment on them, when they were children, often, generally, when they were children. Did they get good education? Did they get good skills? Did they have sufficient time to acquire certain skills so that their productivity would be enhanced? And this is the part, what is demographic dividend is often not talked about, is this particular part. When people have less children than what they had, say 100 adults have to support only about 35 children rather than 70 as in the past, they will spend more money on their education, which means the quality would rise. And the effect of that would not be seen this year, but effect would be seen in the next generation. The next generation of workers, basically coming after 10 or 15 years, would be workers of higher quality because their parents and overall society has spent more on them, has invested on them. And this investment will definitely yield dividends. And that would be an important part of demographic dividends. There are three problems, sir. There is a matching problem, there is a mismatch problem, and there is a pipeline problem. The matching problem is obvious कि लड़का अलवर में है, जॉब दिल्ली में है, तो वो मिले कैसे? वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस बिल्कुल बेकार हैं, 4 करोड़ पीपल रजिस्टर्ड हैं, पिछले साल 2 लाख जॉब दिए, तो मैचिंग प्रॉब्लम तो की है। एक मिसमैच प्रॉब्लम इज वेरी इंपॉर्टेंट। द क्वालिटी ऑफ स्किल्स विच वी आर इम्पोर्टिंग is a problem, and the pipeline problem. So repairing supply for demand and preparing supply for demand. Repair is different from prepare, and we need an emergency response of repair right now. पाइपलाइन तो हमारा ये हाल है, देखिए कि हिंदुस्तान में बोत्सवाना, कोलंबिया, मॉरिशस और मैक्सिको से कम वोकेशनली ट्रेंड लोग हैं। ये ILO की रिपोर्ट है लेटेस्ट। हिंदुस्तान में सिर्फ 5% लोग जो हैं 20 से 24 साल की उम्र में जो कि वोकेशनली ट्रेंड है, बोत्सवाना में 22% हैं इसमें। और ये तो वैसे डेवलपिंग कंट्रीज में है। अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज को उठा लें तो सिंगापुर में 66% लोग जो हैं वो वोकेशनली ट्रेंड हैं, जिससे हम बात करते हैं। अच्छा, बड़े कंट्रीज को उठाएं जहां पर ज्यादा पॉपुलेशन है, अगर उनको उठा के देखें तो रशिया में 86% लोग वोकेशनली ट्रेंड हैं। हमारे यहाँ तो इतना IIT अगर सरकार दुगना भी कर दे, जो कि प्लानिंग कमीशन में वो करना चाह रहे हैं, तब भी इतना लोगों को हम नहीं दे पाएंगे। नहीं, इसमें एक चीज आप समझ लें कि जो सेक्टर्स हैं हमारे, जो अभी बात कर रहे हैं सर्विस, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर, उसके साथ हमको 2 और चीज को लगाना है। वो है एक ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर एम्प्लॉयमेंट, है ना। तो अगर आप सेक्टर्स और ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज को अगर आप क्रॉस टैबुलेशन करें तो ये बनता है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो टोटल अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, वहां कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है। तो हमारी देश का 25% अप्रोक्सीमेट 50% अप्रोक्सीमेटली जो लेबर फोर्स है वो एग्रीकल्चर में फंसा है, टोटली अनऑर्गेनाइज है, ऑर्गेनाइज कोई चीज नहीं है। अब आए इंडस्ट्री में, approximately industry contributes 25% and about 22% of labor force is in industry. अब वो लेबर फोर्स जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट है, उसके अंदर ऑर्गेनाइज सेक्टर कितना है? तो अबाउट 50% इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट इज ऑर्गेनाइज, अबाउट, एंड स्टिल अबाउट 50% इज नॉट, इट इज अगेन अनऑर्गेनाइज, कैजुअल एम्प्लॉयमेंट है वगैरह। तो अब जाओ आप सर्विस सेक्टर में, जो सर्विस सेक्टर है it employs less than 20% of labor force and produce about 60% of our GDP. So it is highly नहीं, आप उसको उठाइए, थोड़ा और कम करिए, क्रंचिंग करते हैं नंबर की। अगर हम देखें हिंदुस्तान में इस समय IT इंडस्ट्री हमारी जो है वो 6 से 7% के आसपास GDP का हिस्सा है, और सिर्फ 23 लाख लोग जो काम करते हैं उनको एम्प्लॉय। टोटल सर्विस सेक्टर जो 60% GDP देती है वो सिर्फ 20% ऑफ लेबर फोर्स एम्प्लॉय करती है। ये प्रॉब्लम हमारे यहाँ है। गोल्डमैन सैक्स जो कि $88 बिलियन का असेट्स उनके पास जो दुनिया भर में $880 बिलियन का असेट बेस है, 36,000 लोग काम करते हैं। तो अगर हम BFSI और IT सेक्टर, ITES, इनके ऊपर सर्विस सेक्टर में जोर देते रहे जो हम देते रहे हैं अब तक, इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं तो हमारा प्रॉब्लम तो वही रहेगा। लेकिन सबसे बड़े अपॉर्चुनिटीज सेल्स और कस्टमर सर्विस में होंगे। सेल्स इज द मोस्ट ब्लू कॉलर व्हाइट कॉलर जॉब। डोमेस्टिक कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट जो इंडिया का मॉडल इवॉल्व हो रहा है, मेरे पास आउट ऑफ माई 80,000 पीपल 45,000 आर इन सेल्स।
Sales is the portal from unorganized employment to organized employment. Sales is the most blue collar, white collar job, and sales and customer service is where most of the expansion of corporate India is happening, because India's जो geography of work बहुत 1.5 करोड़ हम टेलीफोन जो है वो बेच रहे हैं एक महीने में। absolutely. कौन बेच रहा है? 1 लाख तो मारुति गाड़ी बिक रही हैं आजकल, 60 लाख के आसपास मोटरसाइकिल, ये सब सेल्स की चीजें हैं। और ये सेल्स पूरे इंडिया में होते हैं। देखिए, इन चाइना में 174 सिटीज विद मोर देन 1 मिलियन पीपल, 10 लाख पीपल है। यहाँ पे इंडिया में ओनली 34 सिटीज में। हमारा जो जियोग्राफी ऑफ वर्क है बहुत स्प्रेड आउट है। पिछले कल मेरे पे एक कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनी ने फोन किया कि हमको 30 पीपल 30 सिटी में चाहिए, हमको 20 पीपल 100 सिटी में चाहिए, हमको 10 पीपल 400 सिटी टर्न है, और हमको 5 पीपल 400 सिटी में चाहिए। तो जो लॉन्ग टेल है इंडिया का जियोग्राफी ऑफ वर्क का, वो अगले 10-20 साल में बहुत एक्सपैंड करने वाला है। सी बात यह है, आई एम सॉरी टू इंटरफियर हियर, सी दीज नंबर्स आर वेरी स्मॉल। हाँ, दीज नंबर्स आर वेरी वो स्मॉल, गोल्डमैन सैक्स वाली प्रॉब्लम है। वर्कफोर्स आर 600 million people. You may be We want huge employment. So that is the problem. Services are more 10 labor million intensive than manufacturing. But still there Services are more labor intensive than manufacturing. So I think this is a myth. This is a scratch on our mind जो हम छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग से दिखाया। नहीं। Services are much more labor intensive than manufacturing. लेकिन जब हम सर्विसेज की बात करते हैं तो सब लोग जो है वो आईटी की बात करते हैं। No, but IT is not services. बैंकिंग की बात करते हैं। These are high skill, high capital jobs. There are low skill, low Retail. capital Okay. service jobs. बिल्कुल। इससे पहले कि हम जाएं, एक जल्दी से पूछेंगे, आपके यहाँ पर जब आप पढ़ाते हैं लोगों को और आपके स्टूडेंट्स आपके पास में आते हैं, प्रोफेसर कुलकर्णी, आपको क्या लगता है कि ये माइंडसेट जिसकी वो बात कर रहे हैं, जेएनयू के बारे में पिछले दिनों कहा जाता था कि वो आईएएस बनाने की सबसे बड़ी फैक्ट्री बन गई हमारे मुल्क में, क्या वो माइंडसेट ब्रेक कर रहा है? क्या लड़के अब ये कह रहे हैं कि अच्छा हमको आईएएस नहीं बनना, मैं किसी कंपनी का मार्केटिंग हेड बन जाता हूं? स्टूडेंट्स हैव डिफरेंट एस्पिरेशंस, ऐसा नहीं है कि एक ही है। वही बात है कि सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर, आई थिंक दैट इज नॉट एन इश्यू रियल। इंडिया इज सच इट इज नॉट दिस सेक्टर और दैट सेक्टर। वी नीड आईटी सेक्टर, वी नीड certain other things, we need manufacturing, and students who go to universities, they are looking for opportunities. If there are good opportunities in services, they will go. As you said, if they think civil services are more attractive, many will go. But though you're right, many people do have those aspirations, many go into other services. And it depends on what economy offers better prospects in manufacturing, many will go to manufacturing. And as it was just said, if other services offer prospects, they will go into services. So I think we need not really at this stage say whether this should be big or that should be big. India is such a huge country. If you have really good basic education, then people will branch off into things in which they are better off and in which there are better opportunities. But what we need to have is a very good foundation at education level of education. Then, as it was pointed out, people can have skills in certain areas, people can have skills in certain other areas. They can choose services, they can choose manufacturing, and why not? They can also choose agriculture. जी बिल्कुल। लेकिन हिंदुस्तान में इस समय समस्या ये कि हमें हर एक चीज चाहिए और जितनी हमारे पास में है उसकी 4 गुना चाहिए। हमारी जो समस्या वास्तव में है वो इस समय ये समस्या है। हमको आईटीआईज जो हैं वो चाहिए, कोई 1000 के आसपास आईटीआईज हमको चाहिए। सरकार का कहना है कि 100 नई यूनिवर्सिटीज हमको चाहिए। हिंदुस्तान में सिर्फ 12% जो छात्र हैं वो यूनिवर्सिटी लेवल तक पहुंच पाते हैं हमारे मुल्क में। और राइट टू एजुकेशन जो सरकार ने किया है उससे सिर्फ आप प्राइमरी क्लास लेवल, जो आप कह रहे हैं हैंड्स विदाउट ब्रेन, थोड़ा सा ब्रेन होगा प्राइमरी लेवल पर, लेकिन वो आप लोग तैयार करेंगे। तो कहां पर, अगर सर्विसेज में भी हैं तो किन सर्विसेज में ज्यादा जरूरत होगी, इस बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर जो सारे छात्र टकरा बैठे हैं मैनेजमेंट के, इनके हम सवाल उठाएंगे। आप देख रहे हैं मनी। मनी मंत्र में आज हम बात कर रहे हैं देश में नौजवानों की, और जो नौजवानों के रोजगार हैं उनके क्या आने वाले दिनों में अवसर कहां पर हैं। 2020 में हिंदुस्तान में कोई 82 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो कि 15 से 59 साल के बीच में होंगे। और कुल अगर हम हर तरह की पॉजिटिव कैलकुलेशन सरकार की जो है
प्लानिंग कमीशन की है, जो आपके लेबर मिनिस्ट्री की है, सबको अगर हम जोड़ लें तो कोई 50 करोड़ के आसपास जॉब जो है हम क्रिएट कर पाएंगे। 32 करोड़ लोग जो होंगे, आप समझ सकते हैं, नौजवान, उनके पास में जॉब्स नहीं होंगे और जॉब्स हमको वो बनाने पड़ेंगे। और सिर्फ जॉब्स नहीं, जो कहा कि एंटरप्रेन्योरशिप, जो दुकानें हैं वो बनाने, यानी जीवन यापन का साधन हमको बनाना पड़ेगा। कहाँ ये बनेगा? आने वाले दिनों में हिंदुस्तान में कंजम्पशन जो है उसके ऊपर हमारी सारी अर्थव्यवस्था चल रही है, उपभोग के ऊपर चल रही है। सबसे ज्यादा उपभोग आने वाले दिनों में होगा फूड और ग्रोसरी के मार्केट में, जिसमें आप बात करें तो छोटी दुकान है, या आप अगर इसमें फूड में हम बात करें, अगर हम प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देते हैं,